प्रतिरोध पर विभिन्न भौतिक राशियों का प्रभाव। देखिए, अब प्रतिरोध पर विभिन्न भौतिक राशियों का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है आपने पहले भी देखा है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे R इक्वल टू था आपका रो L अपॉन ए, यही था। और आपने लिखा था रो इक्वल टू M अपॉन N E स्क्वायर 2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। अगर प्रतिरोधकता की बात करूं मैं तो ये मेनली डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, एन के ऊपर। एन क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में परमाणुओं की संख्या। एन क्या है बच्चों, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आप समझ जाइए रो किस पे डिपेंड कर रहा है। रो देखो, एम तो क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये नियत है बच्चों। क्या है ये, नियत। ठीक, और टो क्या है, विश्रांति काल। ठीक है, दो टक्करों के बीच में लगने वाला समय, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाला समय। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एन है वह धातु पर निर्भर करेगा। अलग अलग धातु के लिए एन का मान अलग अलग होगा। रो इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन। कब, जब टो नियत है। और टो क्या है, विश्रांति काल। विश्रांति काल मेनली डिपेंड करता है तापमान पर। किस पर निर्भर करता है यह, तापमान पर, और धातुओं पर निर्भर करता है। यदि टो नियत माने अपन तो एम तो नियत हो ही जाएगा, ई नियत हो जाएगा। तो आपका जो रजिस्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, केवल और केवल एन के ऊपर। तो मेनली रजिस्टिविटी इसके ऊपर डिपेंड करती है। अलग अलग धातुओं के लिए रजिस्टिविटी अलग अलग हो जाएगी। कब, जब तो नियत हो। तो आप लिख सकते हैं इसको, ये मान लो कॉपर के लिए और ये एल्युमिनियम के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, एन ऑफ एल्युमिनियम अपॉन एन ऑफ कॉपर। कब, जब तो नियत हो। एक बहुत छोटी सी बात, कोई ज़्यादा बड़ी बात। ठीक, तो रो की बात मैंने यहाँ पर कर ली, काफ़ी काम आता है ये, इसलिए मैंने इसकी बात यहाँ पर। अब आता हूँ मैं किसके ऊपर, आर इक्वल टू रो एल बाई। आर किसके प्रोपोर्शनल, एल के। कब, जब रो और ए क्या हो बच्चों, नियत हो। आर किस पर डिपेंड कर रहा है, 1 अपॉन ए। कब, जब रो और एल क्या हो, नियत हो। ठीक है, और जब वह कहे कि आयतन नियत है, मान लो क्या नियत है, रो और वी। वी क्या है, आयतन। ये नियत हो जब क्या होगा, ये नियत हो जब क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि आर इक्वल टू रो एल बाई ए है। अपन जानते हैं आयतन, किसी भी धातु का आयतन V बराबर ए इंटू एल। तो आप देख सकते हैं कि आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब देखिए
एल तो एल है, वी क्या लिखो, ए क्या लिखोगे आप, वी बाई एल, तो कहाँ पहुँच जाएगा, एल ऊपर, तो आर बराबर रो कितना हो जाएगा, ये एल स्क्वायर अपॉन वी, तो ये कितना हो जाएगा, R1 अपॉन R2 बराबर L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर। मतलब एक क्वेश्चन बनाने का तरीका है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। अच्छा, इसी केस में मान लो एक ही फॉर्म में दिया जाए तो क्या करोगे आप, वही सेम, लंबाई एल, एरिया ए, तो देखिए आई इक्वल टू कितना, रो एल बाई ए। अब आप एल को क्या लिख सकते हो यहाँ से, आई इक्वल टू रो वी बाई ए, ये ए स्क्वायर हो गया, आर इक्वल टू रो वी। यदि इसकी रेडियस आर है तो यू कैन राइट इट बाई आर की पावर 4, आर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर की पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा, R1 अपॉन R2 बराबर R2 की पावर 4 अपॉन R1 की पावर 4। ठीक है, इस प्रकार से आप अलग अलग रेजिस्टेंस के क्वेश्चन निकाल सकते हो और बना सकते हो। ध्यान रखें गलती ना हो पाए। और बढ़ते हैं अपन आगे। मान लो वो कहे कि आपसे इन लंबाई में x% की वृद्धि होती, ठीक है, लंबाई में x% की वृद्धि होती, तो कैसे क्या करेंगे आप, तो पहले लंबाई, पहले रेजिस्टेंस R था, R1 मान ले, लंबाई कितनी L1, अब रेजिस्टेंस R2 हो गया, लंबाई कितनी हो गई आपकी L2, L2 कितनी हो गई, L1 प्लस L1 का x%, ये हो गया, तो L2 कितना हो गया, L1 कॉमन लिया आपने 1 प्लस x अपॉन 100, ठीक है। तो आप बताइए नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, R2 अपॉन R1 बराबर L2 स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर, अभी अभी हमने फॉर्मूला निकाला था, ये हो गया आपका R2 अपॉन R1 बराबर L1 स्क्वायर, L2 कितना हो गया आपका, L1 स्क्वायर 1 प्लस x अपॉन 100 का होल स्क्वायर, तो क्या इससे ये चला जाएगा, तो आप देख सकते हैं R2 अपॉन R1 बराबर 1 प्लस x अपॉन 100 का होल स्क्वायर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इफ x बहुत छोटा है 1 से, तो यू कैन राइट इट R2 अपॉन R1 बराबर 1 प्लस 2x अपॉन 100, और ये 1 इधर आएगा तो R2 अपॉन R1 माइनस 1 बराबर 2x अपॉन 100, तो ये हो गया आपका R2 माइनस R1 अपॉन R1 बराबर 2x अपॉन 100, यानी कि ऊपर हो गया डेल्टा R अपॉन R बराबर 2x अपॉन 100। तो रजिस्टेंस में परसेंटेज वृद्धि कितनी होगी, 2x अपॉन इंटू 100%, इससे ये कर जाएगा तो कितना हो गया 2x%। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि लंबाई में x% की वृद्धि होगी तो प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 2x% की वृद्धि होगी। इस प्रकार से आप परसेंटेज वाले क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। अब तापमान का प्रभाव, इसका प्रभाव, तापमान का प्रभाव, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देना। तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है रजिस्टेंस के ऊपर, तो रजिस्टेंस बराबर होता है रो एल अपॉन ए, और आर बराबर रो होता है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टू एल बाई ए, यही होता है। अब आप आगे देखिए इसको थोड़ा सा अच्छे से।
कि यहाँ अगर मैं बात करूँ तो मैं चालक की बात करूँगा पहले। किसकी बात करूँगा मैं? चालक। चालक मतलब होता है आपका कंडक्टर। कंडक्टर में यदि मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका, यदि तापमान को बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और रिलैक्सेशन टाइम, दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय भी घटेगा। तो क्या हो जाएगा आपका? घट जाएगा, ठीक है। तो एन जितना बढ़ता है तो उससे ज़्यादा घटता है। असल में एन जितना बढ़ेगा तो उससे ज़्यादा घटेगा। तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। ये ध्यान रखना, एन जितना बढ़ता है उससे ज़्यादा तो घटता है। इसकी वजह से आपका प्रतिरोध बढ़ जाता है। दूसरा होता है अर्धचालक। ये भी पूछा हुआ कि उसने, थोड़ा सा ध्यान रखें आप, इसमें क्या होता है? अर्धचालक। तो यार अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक में क्या होता है? तापमान बढ़ाओगे तो एन बढ़ेगा और यहाँ पर नंबर्स ऑफ होल्स की संख्या, क्वार्टर की संख्या, क्वार्टरों की संख्या, यानी कि होल्स की संख्या भी बढ़ती है। अर्थात एन ज़्यादा बढ़ता है और तो कम घटता है, ठीक है। तो इसका प्रतिरोध जो है वो घट जाता है। क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। तो अर्धचालक में तापमान बढ़ाने पर आपका प्रतिरोध घटेगा, जबकि चालक में तापमान बढ़ाने पर आपका प्रतिरोध बढ़ेगा। इस प्रकार आप तापमान का प्रभाव अर्धचालक और चालक पर देख सकते हैं। इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं, इनका जवाब आपको यहाँ पर देना होता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू की तरफ। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए रेजिस्टेंस का तापमान पर प्रभाव कैसे पड़ेगा। आपने पहले पढ़ा होगा छोटा सा चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है थर्मल एक्सपेंशन, तापीय विस्तार। तापीय विस्तार करने पर किसी भी तार की लंबाई पहले L थी, L0, तापमान T1 था। अब तापमान T2 हो जाता है तो उसकी लंबाई L', तो आप लिखते थे L' बराबर L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ये आप लिखा करते, ठीक है। अल्फा क्या होता था यहाँ पर? रेखीय प्रसार गुणांक। यहाँ पर अल्फा होता था आपका रेखीय प्रसार। इस चैप्टर संबंध नहीं है, बस बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। रेखीय प्रसार गुणांक ये होता था। इसी प्रकार यदि आपका एक रेजिस्टेंस है, ये इसकी लंबाई इसका रेजिस्टेंस कितना है? R। कितने टेम्परेचर पर? T1 पर। T2 टेम्परेचर पर इसका रेजिस्टेंस हो जाता है R', ये R1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं अपन? R1, ठीक है। तो जो डेल्टा R है, रेजिस्टेंस में परिवर्तन, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? R के। तो ये dr इज प्रोपोर्शनल टू आल्सो चेंज इन टेम्परेचर dt के। जब इन दोनों को हटाओगे तो dr इज प्रोपोर्शनल टू r dt। ओके, इसको और आगे सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा जो dr है वो इक्वल टू अल्फा r dt। यहाँ पर अल्फा क्या है?
प्रतिरोध ये है, तापीय गुणांक, प्रतिरोध तापीय गुणांक, प्रतिरोध तापीय गुणांक। तो आप इसे लिखते हैं डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू अल्फा डी टी। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? T1 से T2 और इनिशियल कितना था? R0 से R2। अब देखिए यहाँ दो बातें होगी। यदि अल्फा नियत नहीं है, यदि आपका अल्फा नियत नहीं है तो आप इसको यहीं पर आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और यदि अल्फा नियत है तो ये अल्फा इसके बाहर आ जाएगा। वैसे अल्फा तापमान पर डिपेंड करता है, लेकिन अभी अपन एक कैसे मान लेते हैं, यदि अल्फा नियत है, क्या है? नियत है, तो क्या होगा? ये बाहर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? ln r log r हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? R0 से R तक। ये कितना हो जाएगा? अल्फा dt का t हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? T1 से T2 तक हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा आपका ln r अपॉन R0 अल्फा, ये हो जाएगा T2 माइनस T1। थोड़ा सोल्व करेंगे तो R इक्वल टू आ जाएगा ये R0 e की पावर अल्फा T2 माइनस T1। कभी कभार यदि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वो आंसर पूछे तो आपको इसका आंसर इस प्रकार से देना है। आप आराम से इसे सोल्व कर सकते हैं। ये R1 था और ये R1 और ये R, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसको और आप आगे सोल्व कर सकते हैं। ये नया रेजिस्टेंस आ गया आपके पास। अब आप उसे और सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि एक और फॉर्म आती। अब आप उसे आराम से कर सकते हैं। T2 माइनस T1 जब वैल्यू होगी आपके पास, वैल्यू पुट कर देंगे और आप आराम से आंसर निकालेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, मान लो किसी रजिस्टेंस, ये है 10 ओम रजिस्टेंस, टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। वो कहेगा कि इसका रजिस्टेंस कितना हो जाएगा? T2 बराबर 40 डिग्री या 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो फॉर्मूला याद करो, R1 बराबर R0 कितना है? 10 e की पावर अल्फा, अल्फा की जो भी वैल्यू रखी होगी आपको, T2 माइनस T1 30 माइनस 20, यानी कि R1 बराबर 10 e की पावर 10 अल्फा। इस प्रकार आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। मान लो उसने अल्फा की वैल्यू दे दी आपको, अल्फा दे दिया उसने आपको 10 की पावर -1 पर डिग्री सेंटीग्रेड यूनिट होती है इसकी। तो कितना हो जाएगा? R1 बराबर 10 e की पावर 10 इंटू 10 की पावर -1, यानी कि R1 बराबर 10 e। इस प्रकार से इसका रजिस्टेंस और प्रतिरोध बदल जाएगा। तो ये उस फॉर्मूले से बेस्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बताया। तो आप इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हैं। ये चीज़ें मैंने इसलिए बताई आपको, इंटरनल सारी बातें, क्योंकि यहाँ पर यदि अल्फ़ा टेम्परेचर के साथ चेंज होगा तो आपको यहाँ अंदर लेकर अल्फ़ा को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब समाकलन करना पड़ेगा। वापस से एक फॉर्म और आती है इसकी, उसको भी हम सोल्व कर सकते हैं। आप उसे वैसे फिर भी निकालने की कोशिश करते हैं। मान लो इसका रेजिस्टेंस R0 है, इसका कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस R0 प्लस डेल्टा R। ओके, चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस। तो देखो फटाफट से आप कर सकते हो इसको। डेल्टा R इज प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। डेल्टा R इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। डेल्टा R बराबर अल्फा R डेल्टा T। ये प्रोपोर्शनल है, समानुपाती, समानुपाती। और ये क्या है?
प्रतिरोध ये तापीय गुणांक, प्रतिरोध तापीय गुणांक, एकदम ठीक। अब आप इसको कर सकते हैं, डेल्टा आर बराबर अल्फा आर डेल्टा टी है। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो मेरा नया रजिस्टेंस आर डैश कितना हो गया, आर नोट प्लस डेल्टा आर, देन आर डैश बराबर आर नोट प्लस डेल्टा आर कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा अल्फा आर इनिशियल आर नोट इंटू डेल्टा टी, क्योंकि अगर यहाँ आर नोट इनिशियल लोगे तो आर नोट लगा दोगे, यहाँ आर नोट लगा दोगे, तो आर डैश कितना आ गया मेरा, आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो आप इसे भी काम में ले सकते हैं, यदि थोड़ा सा और अप्रोक्सीमेशन में जाएं तो आप ये वाला फॉर्मूला भी काम में ले सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अल्फ़ा की यूनिट क्या आएगी, ये 1 है, ये डायमेंशन लेस है। क्या है ये, डायमेंशन लेस, वी में रहित। इसका भी वीमा नहीं होना चाहिए। इसका वीमा कब नहीं होगा, जब डेल्टा टी का वीमा डिग्री सेंटीग्रेड है तो अल्फ़ा का वीमा क्या हो, 1/डिग्री सेंटीग्रेड। तो इससे अल्फ़ा की डायमेंशन यहाँ पर आपके पास आ जाएगी। तो अल्फ़ा की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, m0 L0 टेम्परेचर थीटा, थीटा -1, ये अल्फ़ा की डायमेंशन होगी। ठीक, तो आपके पास ये दो फॉर्मूले हो गए, आप आराम से निकाल सकते हो। एक खास बात और लिखा देता हूँ मैं इसके आगे चलकर, पहले इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो एक वही R बराबर कितना, ये 10 ओम है, टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये हो जाता है R डैश निकालना है मुझे, T2 हो जाता है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अल्फ़ा 10 की पावर -3/डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। तो R डैश बराबर कितना हो जाएगा, 10 1 प्लस अल्फ़ा 10 की पावर -3 डेल्टा टी 100 -10। तो आप देख सकते हैं R डैश बराबर 10 1 प्लस ये कितना हो गया आपका 90 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, R डैश बराबर 10 1 प्लस 0.09, तो ये हो जाएगा R डैश बराबर 10 प्लस 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे 0.9, यानी कि R डैश बराबर 10.9 ओम हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये नया रजिस्टेंस हो जाएगा। रजिस्टेंस बदलने से क्या होता है, पूरे सर्किट के अंदर धारा बदल जाती है। धारा बदलने से क्या होता है, उसकी पावर, शक्ति, ऊर्जा वगैरह सब बदल जाती है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इस प्रकार तापमान का प्रभाव पड़ता है। अच्छा, एक बात और, चालक के लिए, किसके लिए, चालक के लिए जो अल्फ़ा होता है वह धनात्मक होता है। क्या होता है, ये पूछा गया है, धनात्मक। और अर्धचालक के लिए अल्फ़ा जो होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब नेगेटिव होता है। तो यदि आप चालक के लिए लिखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ लिख रहा हूँ, R बराबर R नोट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। अर्धचालक के लिखेंगे तो R बराबर R नोट 1 माइनस अल्फ़ा डेल्टा टी। क्लियर है बात एकदम से, ये दोनों बातें आपके सामने यहाँ पर आ गई। अच्छा, कभी कभार पूछे अल्फ़ा इज डिपेंड ऑन, अल्फ़ा तापमान पर निर्भर करता है। यस, अल्फ़ा तापमान पर निर्भर करता है, अल्फ़ा तापमान पर निर्भर करता है। यदि नहीं दिया हो, यदि नहीं दिया हो, नहीं दिया हो तो नियत
तापमान है, ठीक है। जैसे मान लो अल्फ़ा बराबर टी दे दिया या टी स्क्वायर दे दिया, क्या मतलब हुआ इसका? क्या अल्फ़ा तापमान पर निर्भर कर रहा है? यस बच्चों, अल्फ़ा तापमान पर निर्भर कर रहा है। अब मान लो इसका कोई क्वेश्चन सोल्व करना हो तो आप कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, मैंने आपको ये बताया था, उस पर चलता हूँ। डी आर अपॉन आर आया था बराबर अल्फ़ा डी टी आया था, याद करो। इसको यहाँ से सोल्व करेंगे, डी आर अपॉन आर बराबर अल्फ़ा कितना हो गया आपका? टी स्क्वायर डी टी। अब इंटीग्रेट लगा देंगे, ये T1 से T2, ये R1 से R2, ये कितना हो जाएगा देखो आप, ln R2 अपॉन R1, ये कितना हो गया आपका? T3/3, ये T1 से T2, तो ये हो गया R2 बराबर R1 e⁻² T2 क्यूब माइनस T1 क्यूब/3। इस प्रकार से इसका आंसर आएगा। तो ये हर प्रकार से मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से आपका अल्फ़ा और ये डिपेंड करेगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। मान लो एक धातु ये है और एक धातु ये, दोनों की लंबाई सेम है, इसकी रजिस्टिविटी प्रतिरोधकता ए, अल्फ़ा गुणांक ए, इसका प्रतिरोधकता बी, अल्फ़ा गुणांक बी, इसका एरिया है। ये टेम्परेचर पर वो ये कह रहा है इन दोनों का जो प्रतिरोध होगा या जो प्रतिरोधकता होगी वो तापमान पर निर्भर ना करे, वो तापमान पर निर्भर ना करे। तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान देना आप, जिस प्रकार से प्रतिरोध आपने लिखा था R बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा, इसी प्रकार से प्रतिरोधकता भी होती है रो बराबर रो ए 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखना, प्रतिरोधकता भी ताप पर वैसे निर्भर करती है जिस प्रकार से प्रतिरोध निर्भर करता है। तो क्वेश्चन क्या है मेरा कि इसका नेट रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध ताप पर निर्भर ना करें, ताप पर निर्भर ना करें। तो क्या आएगा बताओ? R बराबर होता है आर ए प्लस आर बी। आर ए कितना हो गया आपका? R0 जो भी हो गया, ए और सेम है, 1 प्लस अल्फ़ा ए डेल्टा टी। दूसरा कितना आ गया आपका? प्लस R0 1 प्लस अल्फ़ा बी डेल्टा टी। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए R0 इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया आपका R0 प्लस R0 अल्फ़ा डेल्टा टी प्लस R0 प्लस R0 अल्फ़ा बी डेल्टा टी। डन प्यारे बच्चों यार। अब हम जानते हैं कि R0 बराबर कितना हो जाएगा? रो एल अपॉन ए, कितना हो जाएगा? रो, तो जो रेजिस्टेंस है R बराबर क्या लिखोगे आप? R0 और R0, तो ये R0 कितना हो गया? अच्छा, इस R0 को आप R0 1 कर ले, ठीक रहेगा क्योंकि वो अलग है। अब देखिए आपका R0 कितना हो गया? R0 हो गया आपका रो ए एल बाई ए प्लस R0 1 कितना हो गया? रो बी एल बाई ए प्लस क्या ये R0 अल्फ़ा डेल्टा टी कितना हो गया? R0 रो ए एल बाई ए अल्फ़ा ए डेल्टा टी प्लस क्या हो गया? रो बी एल बाई ए अल्फ़ा बी डेल्टा टी। अब ये क्वांटिटी तापमान पर निर्भर नहीं करे, तो ये नियत, अब ये क्वांटिटी तापमान पर निर्भर करे, टोटल मिला के 0 होनी चाहिए। ये 0 कब होगी? जब रो ए एल बाई ए अल्फ़ा ए डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ रो बी एल बाई ए अल्फ़ा बी डेल्टा टी। तो डेल्टा टी से आपका डेल्टा टी कट जाएगा, एल ए से एल ए कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? रो ए अल्फ़ा ए बराबर माइनस रो बी अल्फ़ा बी, और ये डिजायर्ड आंसर है। यदि ये वाली वैल्यू आपके पास है, यदि इस तरह का कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है वहाँ पर, तो यह तापमान पर बिल्कुल भी निर्भर
नहीं करेगा। इस प्रकार से अगर विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप उन्हें आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कभी कभार यही पूछा जाता है आपसे, प्रभावी प्रतिरोधीय ताप गुणांक ये क्या होता है? प्रभावी प्रतिरोधीय ताप गुणांक ये क्या होता है? देखिए, ये एक प्रतिरोध होता है, ये एक दूसरा प्रतिरोध होता है। इसकी लंबाई L, इसकी लंबाई L, इसका एरिया A, अल्फा 1 अल्फा 2 ठीक है, सॉरी, ओके। तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R बराबर, इसका रेजिस्टेंस R1 और इसका रेजिस्टेंस R2, R बराबर R1 प्लस R2, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि प्रभावी प्रतिरोध आपको हम कैसे निकालोगे? R1 कितना लिखोगे आप बताओ? तापमान बढ़ने के बाद R1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा T। ऐसे दूसरा क्या लिखोगे? R2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा T। तो सोल्व करोगे तो R बराबर कितना आएगा? R1 प्लस R2, ओके, प्लस इसको खोलो R1 प्लस R1 अल्फा 1 डेल्टा T प्लस R2, ये कितना हो जाएगा आपका? R2 अल्फा 2 डेल्टा T, ओके, R2 प्लस R2 अल्फा 2 डेल्टा T। अब आगे सोल्व करें आप इसको तो क्या कर सकते हैं आप? इसके अंदर R आपका ये हो गया आपका R1 प्लस R2, ये हो गया आपका R1 अल्फा 1 डेल्टा T प्लस R2 अल्फा 2 डेल्टा T, ओके। अब यदि मैं इफ R1 बराबर R2 मान लूँ तो आई कैन राइट इट R बराबर R0 मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 2R0 कॉमन 1 प्लस R0 यहाँ लिख दिया, कॉमन आ गया, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा T, क्या ये आ जाएगा मेरा? तो ये मानने के बाद जो मेरा इफेक्टिव अल्फा है ये हो जाएगा, तो R बराबर 2R0 1 प्लस अल्फा इफेक्टिव इंटू डेल्टा T। तो मेरा अल्फा इफेक्टिव कितना आ गया प्यारे बच्चों? अल्फा इफेक्टिव बराबर आ गया अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। ये रिजल्ट आप याद रख सकते हैं। तो ये प्रतिरोध ताप गुणांक जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, कौन सा ये? तो श्रेणी क्रम में, किसमें बच्चों? श्रेणी क्रम में अल्फा इफेक्टिव कितना आया? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है शायद, R1 R2 हो गया, ये यहाँ बाई 2 और आएगा, कितना आएगा? बाई 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि जब आप यहाँ से 2R0 कॉमन लोगे तो यहाँ और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 2 जो बाहर आया वो 2 नीचे चला जाएगा, उससे आपका आंसर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। अब और आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं इसमें होती है करेंट डेंसिटी और करंट, धारा और धारा घनत्व के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पे हम लोग। धारा और धारा घनत्व, धारा और धारा घनत्व, ओके। आपने धारा के बारे में पढ़ा था। धारा जैसे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं इधर, तो इधर करंट होती है। तो पहली बात धारा के बारे में बात करूं मैं, किसके बारे में? धारा के बारे में। तो आई क्या होगी? इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में बहेगी, विपरीत इलेक्ट्रॉन के बहने के विपरीत दिशा में बहेगी, विपरीत दिशा में। या आप ऐसे बोलो कि जो धारा है वह पॉजिटिव आवेश
पॉजिटिव आवेश की दिशा में बढ़ कहाँ बहती है? पॉजिटिव आवेश के सामने। तीसरा, जो धारा है वह अदिश राशि है। क्या है प्यारे बच्चों? ये अदिश राशि। मतलब स्केलर क्वांटिटी। कभी कभार इसको टेंसर भी बोला जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। टेंसर क्वांटिटी। ओके। आई ये अदिश कैसे समझते हैं हम लोग? ये अदिश कैसे है? जैसे मान लो एक इधर से एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये है, या ऐसे करो आप, तो ये कंडक्टर है। अब धारा ऐसे और ऐसे जा रही है और ये 90 डिग्री है, ठीक। ये 2 एम्पियर है, तो इधर मान लो 1 एम्पियर चली गई तो इधर कितनी जाएगी? 1 एम्पियर चली जाएगी। मतलब इन दोनों का वेक्टर सम नहीं होगा, इन दोनों का सदिश सम नहीं होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है। मान लो यहाँ 20 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड जा रहे थे, तो इधर चले गए कितने? 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। तो यहाँ भी कितने चले गए? 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। मतलब इस बात का फर्क नहीं पड़ेगा कि इन दोनों वायर्स के बीच में मान लो 120 डिग्री का एंगल भी है, तब भी अगर यहाँ से 2 एम्पियर धारा है तो इधर 1 एम्पियर धारा जाएगी, तो इधर भी कितनी जाएगी? 1 एम्पियर धारा ही जाएगी। एकदम बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, मेरे ख्याल से पूरी बात आप लोगों को। तो ये धारा अदिश राशि है। अच्छा, और धारा का मात्रक क्या होता है? इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों? धारा का मात्रक होता है कूलम पर सेकेंड और होता है एम्पियर। इसकी विमा क्या होती है? अगर मैं इसकी विमा की बात करूँ तो हम जानते हैं I बराबर Q/T लिखा था आपने। Q बराबर कितना हो गया आपका? सॉरी, तो धारा की विमा I एम्पियर के हिसाब से दी जाती है, तो ये एम्पियर होती है। ये ध्यान रखना आप लोग। सॉरी, धारा जो है वह मूलभूत राशि प्यारे बच्चों। क्या है? मूलभूत राशि है। Q बराबर कितना है? IT। I कितना हो गया? A। T कितना हो गया? T। तो आवेश की जो विमा आ जाती है वो A और T आ जाती है। इस प्रकार से आपने धारा के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी। अब मैं आपको इसके आगे धारा घनत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। धारा घनत्व। धारा घनत्व को बताते हैं हम लोग जैसे, किससे बताते हैं हम लोग? जैसे। धारा घनत्व क्या होता है? ध्यान है, मान लो ये कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका एरिया A है और यहाँ से धारा आई जा रही है। धारा घनत्व क्या होगा? धारा घनत्व होगा J बराबर I/A, मतलब एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। प्रति इकाई क्षेत्रफल से निकलने वाली धारा घनत्व कहलाती है। ठीक, अब इसको थोड़ा और आगे देखते हैं। मान लो सर एरिया ऐसे ना होकर एरिया ऐसे होता, तो क्या करंट तो ऐसे जा रही होती? इसका एरिया क्या इधर आ गया आपका? अब इस एरिया को मैं डी छोटा मान लेता हूँ। ये एंगल कितना हो गया आपका? थीटा हो गया। क्या एरिया को आप यही रहने दो, तो इसके 2 कंपोनेंट हो गए। इधर कितना हो गया? A cos थीटा, इधर कितना हो गया आपका? A sin थीटा। नाउ यू कैन सी धारा घनत्व J बराबर I/A cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि जो करंट जाएगी वो A cos थीटा वाले पार्ट में से ही बाहर जाएगी। तो आपका धारा घनत्व कितना हो गया? I/A cos थीटा। तो आप लिख सकते हो I बराबर JA cos थीटा। अब प्यारे बच्चों देखो, ये वेक्टर क्वांटिटी ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, तो J डॉट A
कोस थीटा यहाँ पर आपका हट जाता। ठीक है, तो आपकी जो धारा घनत्व है कौन सी क्वांटिटी है? यह है सदिश राशि, सदिश राशि याद रखना है आप लोग। ठीक है भैया, और छोटा सा करंट ले लूँगा मैं, तो धारा घनत्व डॉट छोटा सा एरिया ds मेरे पास हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप धारा घनत्व को डिफाइन कर सकते हैं और समझा सकते हैं। ये धारा घनत्व है। हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें, तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। धारा घनत्व की दिशा किधर होती है? करंट की दिशा में होती है। कहाँ होती है? धारा घनत्व की दिशा धारा की दिशा में होती है। धारा घनत्व की दिशा मैं लिख देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर लास्ट लाइन ठीक रहेगा आप लोगों के लिए। धारा घनत्व की दिशा धारा मतलब विद्युत धारा की दिशा में होती है। ठीक है, देखिए धारा घनत्व तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध एक और काम का संबंध है, कभी कभार पूछ लिया जाता है। धारा घनत्व तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध तो आप देख सकते हैं। धारा I बराबर कितना होता है? NEAVD। V बराबर कितना होता है? E इंटू एल। समझे ना? ये एक तार मान लो आप, यहाँ पर विभवांतर V है, धारा I जा रही है, लंबाई L है, और विद्युत क्षेत्र कितना लगा हुआ है? E लगा हुआ है। तो ये सारे संबंध आपके यहाँ पर आ जाएंगे। अब आप जानते हो I बराबर कितना हो गया? धारा घनत्व बराबर J बराबर I अपॉन A हो जाता है। ठीक है, हम जानते हैं V इक्वल टू कितना आया था हमारे पास? IR है, तो I इक्वल टू कितना हो गया? यहाँ पर मैंने लिखा I इक्वल टू V बाई R इंटू A हो गया। अब बच्चों V बराबर कितना हो गया? E इंटू एल, तो यू कैन राइट E इंटू एल अपॉन R इंटू A हो गया। ये हो गया आपके पास। छोटी सी बात आएगी, ये अब R बराबर रो L, ये तो आप देख सकते हैं 1 अपॉन रो बराबर L अपॉन R है। इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे सॉरी 1 अपॉन रो इंटू E, और J बराबर 1 अपॉन रो कितना हो जाएगा आपका? सिग्मा इंटू E हो जाएगा ये। जहाँ पर सिग्मा कितना हो गया आपका? सिग्मा 1 अपॉन रो बराबर कितना हो गया? सिग्मा रो कितना है? प्रतिरोधकता, और सिग्मा कितना है आपका? चालकता। चालकता क्या होती है? प्रतिरोधकता ही उल्टी होती है, और इसका मात्रक भी इसका उल्टा होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से जो संबंध आया वो क्या आया? J बराबर सिग्मा ई, तो आपका J बराबर सिग्मा इंटू ई आपका आंसर आ गया। तो J की दिशा E की दिशा में हो जाएगी आपकी, और यहाँ पर ये इस फॉर्मूले को आपको याद रखना होता है। काफ़ी काम का फॉर्मूला है, कभी कभार क्वेश्चन पूछे तो आपको आंसर इसमें निकाल के देने हैं। तो ये प्रकार हुआ आपका धारा घनत्व तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। यहाँ पर एक सर्किट देख रहे हैं आप, रेजिस्टेंस है R और एक सेल है।
या इसे हम बैटरी बोलते हैं। इसका एक टर्मिनल होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। बहुत आसान सी बात है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या है? ये हायर पोटेंशियल, उच्च विभव, ये है लोअर पोटेंशियल मतलब निम्न विभव। जब एक उच्च विभव होगा और एक निम्न विभव होगा तो उच्च विभव और निम्न विभव की वजह से हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस विद्युत क्षेत्र के कारण इस वायर में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस विद्युत क्षेत्र के कारण इसके अंदर एक करंट फ्लो हो जाती है। मतलब विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर बल लगता है, वो बल इलेक्ट्रॉन पर बल लगने से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करने से विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस बैटरी में जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, वो हम लोग देखते हैं और ये बैटरी कैसे काम करती है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल की जरूरत नहीं अपने को, फिर अपन यहाँ पर आ जाएंगे। आपने देखा होगा कि बैटरी के ऊपर लिखा होता है 10 वोल्ट, कभी 20 वोल्ट, कभी 5 वोल्ट। इस तरह की बैटरी, अलग अलग वोल्ट की बैटरी आपके घरों में आती है काम। अब देखिए सेल के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा डिटेल लेंगे, ज़्यादा नहीं। सेल को समझने की जरूरत है। मान लो ये एक कंटेनर है। सेल के बारे में बात कर रहे हैं अपन, समझने की कोशिश करना। देखो सेल क्या होता है। ये यहां पर एक इलेक्ट्रोड होता है, ओके, और एक इलेक्ट्रोड दूसरा यहां होता है। ये होता है लेड, पीबी। ये होता है लेड ऑक्साइड, PbO2। ओके, इसके अंदर जो द्रव भरा होता है, जो सब्सटेंस पदार्थ, रासायनिक पदार्थ भरा होता है, वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। H2SO4 ये इसके अंदर होता है। अब ये कैसे काम करता है देखने की जरूरत है। ओके, असल में क्या होता है, यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। किस किस के बीच में? ये लेड ऑक्साइड की रोड और H2SO4 और लेड की रोड के बीच में। तो क्या होता है कि ये H2SO4 डिसोसिएट में टूट जाता है। क्या हो जाता है? ये दो भागों में टूट जाता है। ये टूटेगा तो यहाँ पर H और H, और ये SO4 दो माइनस के यहाँ पर ऐसे टूट जाता है। टूट गया प्यारे बच्चों, याद है। तो ये टूटने के बाद क्या होता है कि जो ये लेड होता है ये माइनस को अट्रैक्ट कर लेता है और अपने में एक्यूमुलेट यहाँ पर जमा करना चालू कर देता है। ठीक है, और इधर क्या होता है, यहाँ से नेगेटिव चार्ज निकल कर पॉजिटिव पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जमा होना चालू हो जाता है। ठीक है, ओके। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपको मतलब जमते ही जाएंगे, हमेशा नहीं जमेंगे प्यारे बच्चों। एक समय आएगा जब ये हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज इससे रिपल होने, मतलब जाकर वापस रिपल हो जाएगा, जा नहीं पाएगा, और यहाँ पर भी सल्फ्यूरिक एसिड रिपेल होना चालू कर देगा। अब इसके बाद इन दोनों रोड पर कोई आवेश एक्यूमुलेट मतलब जमा नहीं होगा, अर्थात ये चार्ज अब फिक्स हो गया बच्चों। क्या हो गया? ये फिक्स हो गया। तो ये यहाँ पर जितना आवेश आया इसकी वजह से जो यहाँ पर विभव आया, तो वो विभव हो गया आपका V1। यहाँ पर जो आया वो आया आपका नेगेटिव विभव हो गया बच्चों। यार यहाँ पर पॉजिटिव विभव और यहाँ पर नेगेटिव विभव। इस समय जब यहाँ पर कोई चार्ज का फ्लो अब नहीं हो पा रहा है, इस समय हम लोग इन दोनों के बीच में जो विभवांतर होता है उसे बोलते हैं विद्युत वाहक बल।
विद्युत वाहक बल। बल जैसी कोई चीज नहीं है, विभवांतर है बस। क्या है? विभवांतर। मेरे ख्याल से बैटरी में आपने समझ में आया होगा कि इस बैटरी के अंदर एक टाइम के बाद इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर आवेश जमा होना बंद हो जाता है। इस समय जो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही उसका विद्युत वाहक बल कहलाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि यह विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। विद्युत वाहक बल की एक परिभाषा और दी जाती है आपके लेवल के ऊपर, वो भी अच्छी परिभाषा है, वही बताता हूँ मैं आपको। किसी पॉजिटिव आवेश को नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर लाने पर किया गया कार्य उस बैटरी का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक, थोड़ा और आगे बढ़ते। ये तो हुआ विद्युत वाहक बल। अब विभवांतर क्या होगा देखो, समझने की बात करना आप। वही आपके इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव। अब आपने क्या किया, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। तो क्या होगा, यहां से पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएगा और यहां आएगा, तो ये इसमें करंट धारा आई फ्लो हो जाएगी, जैसा कि आप लोग कहते हैं हो जाएगी। अब वापस क्या होगा प्यारे बच्चों, देखो बहुत कमाल की बात है। वापस क्या होगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज कम होना चालू हो जाएगा, यहां पर पॉजिटिव कम होना चालू जाएगा, यहां पर नेगेटिव कम होना चालू हो जाएगा। तो वापस से H और SO4 यहां पर प्लस चार्ज देना चालू कर देंगे और यहां पर नेगेटिव चार्ज देना चालू कर देंगे, तो आप देखिए कुछ पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है, नेगेटिव कम हो रहा है, पॉजिटिव भी कम हो रहा है और वापस मिल भी रहा है करंट की वजह से। किसकी वजह से बच्चों? करंट की वजह से। अब जो पहले यहाँ पर बैटरी पर EMF था, अब वो इतना न रहकर यहाँ पर कुछ कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ कम, क्योंकि पहले तो यहाँ से कोई चार्ज जा ही नहीं रहा था, यहाँ कोई चार्ज आ ही नहीं रहा था, तो यहाँ पर नेगेटिव फिक्स था, पॉजिटिव फिक्स था, तो EMF फिक्स था। लेकिन अब यहाँ पर कुछ कम हो गया और यहाँ पर भी कुछ कम हो गया, तो जो इलेक्ट्रोडों के बीच में विभवांतर है वो थोड़ा कम हो गया। किसकी वजह से? ये धारा बहने की वजह से। ओके, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, अब इन दोनों के बीच में, अब इस समय जिस समय ये फिक्स हो जाता है, जितना जा रहा है उतना वापस मिल रहा है, जितना यहाँ पर आ रहा है उतना इसे वापस मिल रहा है। इस समय जो विभवांतर होता है वह V कहलाता है। क्या कहलाता है? V कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसका एक ग्राफ बनता है, उससे एक बात और आपको समझ में आएगी। बहुत प्यारी चीजें प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास करना। ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये चार्ज जमा हो रहा है, आवेश जमा होना। जब आवेश पूरी तरह जमा हो गया तो उसका EMF E आ गया। आवेश के जमा होने की दर, जब जीरो हो गई, क्या हो गई? जीरो। अब कोई आवेश जमा नहीं हो रहा है तो EMF कितना आ गया? E आ गया। और शुरू में कितना था EMF? जीरो। जब आवेश के जमा होने की दर बहुत ज़्यादा थी। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में ये ग्राफ आइडियली मानते हम लोग तो ऐसे आता है, आइडियली मानने पर ये ऐसे आता है। इसी में मैं एक ग्राफ और बनाता हूँ कि यही बना देता हूँ, मतलब यही वाली चीज़ ये है, आवेश के निरावेशन की दर। क्या मतलब हुआ? इसका करंट
अब क्या करंट फ्लो होने लग गया dq/dt। तो मैं यहाँ पर असल में ये करंट है, ये धारा है I, धारा I और इसमें E में ग्राफ बनाते हो तो ये ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन आता है प्यारे। ये एंगल थीटा हो गया। अब आप जानते हो I/E, थीटा कितना हो गया 1/r, tan थीटा बराबर 1/r। कैसे बताता हूँ, ये I है और ये E है। असल में ग्राफ मतलब I और V में ऐसे ग्राफ है और ये ऐसे थीटा है। हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी हाँ, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा I/V और ये कितना हो जाएगा 1/r। तो इस प्रकार बहुत सी बार आप कई सारे क्वेश्चन आराम से यहाँ से निकाल सकते हो। छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे भी इससे मतलब नहीं, मुझे भी इससे मतलब है। यहाँ पर देखिए एक क्रॉस पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब आवेशन की दर और निरावेशन की दर बराबर हो रही है। तो इस समय यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो V फिक्स हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चों V। तो ये विभवांतर कहलाता है जब सर्किट में धारा बह रही होती है, और ये कहलाता है E विद्युत वाहक बल। और व्हाट इज दिस, ये कहलाता है V लॉस। क्या कहलाता है ये, V में जो हानि हुई है वो कहते हैं V में जो हानि हुई है, V हानि। ठीक है, अब देखिए V हानि। अब मान लो मैं थोड़ा सा रेजिस्टेंस को कम करता हूँ तो करंट फ्लो होता है ऐसे बढ़ता है, तो ये क्रॉस यहाँ आ जाता है। अब विद्युत वाहक बल V' ये हो जाता है तो V हानि मेरी बढ़ जाती है। तो असल में जो V हानि होती है मेरी, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के प्रोपोर्शनल है। और जो V हानि हो रही है वो करंट के प्रोपोर्शनल है। और ये किसके अंदर हो रही है, केवल और केवल बैटरी के अंदर हो रही है, बाकी जगह कहीं नहीं। तो बैटरी के अंदर V हानि होती है, वो आ जाती है पोटेंशियल ड्रॉप मतलब बराबर I स्मॉल r। स्मॉल r क्या, इस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। स्मॉल r क्या है बेटा, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, यहां से यहां तक की आप कैलकुलेशन करोगे तो कितना हो जाएगा आपका E बराबर कितना हो जाएगा V प्लस V हानि। E बराबर आया V प्लस V हानि, और V प्लस V हानि किसके बराबर है, I R के बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि ये है आपका विद्युत वाहक बल, ये है आपका विभवांतर, और ये है आपका विभवांतर में ह्रास। विभवांतर में ह्रास कहाँ पर, बैटरी के अंदर, बैटरी के अंदर। विभवांतर में ह्रास बैटरी के अंदर। ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से आपको। तो ये पूरी बैटरी है, मैंने आपको थोड़ा सेल के बारे में, बैटरी के बारे में बताया। हमारे इतना याद रखें चाहे ना रखें आप, हमें मतलब था इससे कि विद्युत वाहक बल बराबर E प्लस IR होता है। इसका मतलब जब बैटरी से कोई करंट नहीं ली जा रही है तो उसके सिरों पर विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। लेकिन जब बैटरी से करंट ली जा रही है तो सेल के सिरों पर विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर नहीं होता है, उससे थोड़ा सा कम होता है, उससे थोड़ा सा कम होता है। तो ये बात आपने यहाँ पर देखी। अब इसको हम लोग मैथमेटिकली किस तरह सोल्व करते हैं बच्चों वो देखते हैं। तो अब बैटरी का जो चिन्ह दिया है, वो दिया है ये वाला, ओके। और यहाँ लिखा हुआ था E और स्मॉल r। E क्या है बच्चों, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। E क्या है बच्चों, विद्युत वाहक बल। R क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। मेरे ख्याल से बात अच्छे समझ में आ गई होगी आपकी। स्मॉल r क्या है बच्चों, आंतरिक प्रतिरोध। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं
आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। एकदम क्लियर। जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ होता 10 वोल्ट 2 ओम, क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? 10 वोल्ट क्या है? विद्युत वाहक बल या ईएमएफ, और स्मॉल आर क्या है? 2 ओम, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध। ये इस तरह से बैटरी पर लिखा हुआ होगा। अभी कोई धारा नहीं जा रही है तो अपन 10 वोल्ट ही काम में लेंगे। आगे बढ़ते हैं। किस तरह से आप इस आंतरिक प्रतिरोध को इस बैटरी के बाहर भी बदले, बहुत सी बार लिखा होता है ER, इस R को आप बैटरी के बाहर बता सकते हैं आराम से ऐसे, और ये स्मॉल r और ये EMF E, ये A और ये B। ये A और ये B। क्लियर एकदम से बच्चों यार? ओके, तो ये आंतरिक प्रतिरोध हो गया और ये विद्युत वाहक बल आपका हो गया। डन एकदम से। इस तरह से आप रेजिस्टेंस को बाहर लगा सकते हैं। कैसे सर? जैसे मान लो ये 10, ये 20 वोल्ट और ये 2 ओम, तो आप लगा सकते हैं। ये ऐसे लिखा हुआ होगा तो आप इसे बना सकते हैं आराम से, 20 वोल्ट और 2 ओम। समझना बात को, बहुत धीरे धीरे एक एक बात समझा रहा हूँ। अभी तक मैंने केवल आपको ये लिखना सिखाया कि हाँ ये बैटरी का चिन्ह होता है, यहाँ पर स्मॉल आर क्या होता है, ई क्या होता है, ये सब मैंने आपको बातें यहाँ पर बताइए। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। कई बार आंतरिक प्रतिरोध नहीं लिखा जाएगा तो वही विद्युत वाहक बल होगा आपका और वही विभवांतर होगा आपका, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, बात करते हैं हम लोग कि हम जानते हैं कोई भी प्रतिरोध है, इसमें यदि धारा ऐसे जाएगी तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ पर माइनस, क्योंकि धारा कहाँ से कहाँ जाएगी? प्लस पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ मूव करेगा? हायर, उच्च विभव से निम्न विभव। अगर धारा यूँ जा रही है तो ये हो जाएगा आपका उच्च विभव और ये हो जाएगा आपका निम्न विभव। ठीक, ये आपका रेजिस्टेंस अगर धारा ऐसे आ रही है तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, मतलब ये हो जाएगा उच्च विभव और ये हो जाएगा आपका निम्न विभव। एकदम डन, एकदम डन। तो ये निम्न विभव और ये उच्च विभव, ये प्रतिरोध R। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। और बैटरी के अंदर ये प्लस ये माइनस, तो ये होगा आपका उच्च विभव और ये होगा आपका निम्न विभव। ये सब बातें बताना जरूरी है बच्चों, ये सब बातें बताना जरूरी। अब आगे बढ़ते हैं अपन, इसी में अपन आगे चल रहे हैं। तो जैसे मैं एक छोटा सा सर्किट बनाता हूँ आपके लिए कि ये E और ये स्मॉल r, इसमें करंट ऐसे आ रहा है। मान लेते हैं ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ये कनेक्टिंग वायर। इसको कैसे बना सकते हो मेरे बच्चों आप? सर ऐसे बना सकते हैं, करंट ऐसे आ रहा है, ये A और ये B। ठीक, अब आप लिखने का तरीका देखना, आपको बात समझ में आएगी। आप दिमाग लगाकर लिख सकते हैं। सर इसका EMF जो है वो E है और रेजिस्टेंस कितना है R, और करंट कितनी जा रही है I। ठीक, तो अगर मैं यहाँ विद्युत वाहक बल की बात करूँ तो वो तो कितना है?
विद्युत वाहक बल वो तो कितना है, ई है, लेकिन ये आर बाहर नहीं है, इसके अंदर है, तो टर्मिनल्स के ऊपर जो विभवांतर होगा वो ई से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि थोड़ा लॉस हो जाएगा कहाँ पर, आर में। उसे लिखने का तरीका देखिए, ये प्लस ये माइनस, करंट ऐसे आ रही है तो ये प्लस और ये माइनस। अब आप यहां से यहां तक जाओ, कहां से कहां जाओ, यहां से यहां तक जाओ, वी ए प्लस से माइनस गए तो लॉस हुआ या हानि हुई, हानि हुई, माइनस ई। फिर आप माइनस से प्लस गए और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, V इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर, ओम से नियम से कितना हो जाएगा, प्लस का, माइनस से प्लस गए तो प्लस आई आर। ओके, कहां तक गए, VB तक गए, बराबर VB। दोबारा देखो, ये VA प्लस से माइनस, माइनस ई, माइनस से प्लस आई आर, बराबर कितना हो गया, VB हो गया। अब देखिए कितना आएगा, VA माइनस VB बराबर E माइनस आई आर। व्हाट इज VA माइनस VB, इस बैटरी के सिरों पर विभवांतर E माइनस आई आर, तो ये होगा आपका विभवांतर, ये होगा आपका विभव, सॉरी विद्युत वाहक बल, और ये हुआ आपका आंतरिक प्रतिरोध में विभव का हार, आंतरिक प्रतिरोध में विभव का हार। ये देखिए, अब आपको साफ साफ अंतर दिखाई दे रहा होगा, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या अंतर है। तो अगर मैं I बराबर 0 कर दूं तो V बराबर कितना आ जाएगा, E, अर्थात जब सर्किट में कोई करंट प्रवाहित नहीं हो रही है तो उस समय बैटरी के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर ही उसका विद्युत वाहक बल होता है। लेकिन अगर मान लो सर्किट में करंट प्रवाहित हो रही है तो फिर बैटरी के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर नहीं होगा, वो उससे कम या ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। अभी आपको कम लग रहा है, वो ज़्यादा भी हो सकता है अगर बैटरी चार्ज होगी तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो सिंपल सी चीज़ हो गई, विभवांतर क्या हो गया, विभव क्या हो गया, आपको बात समझ में आ गई। तो मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन के हिसाब से लिखवा देता हूँ यहाँ पर कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। देखिए, विद्युत वाहक बल, इसकी 2-3 डेफिनेशन है जो मैंने बताई। सबसे पहली डेफिनेशन, ठीक है, जब धनात्मक आवेश को या धनात्मक पॉजिटिव आवेश को, धनात्मक आवेश को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। हो गई बात छोटी सी। या दूसरी डेफिनेशन, जब सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही है तब इलेक्ट्रोड्स ये के बीच उत्पन्न विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, और विभवांतर क्या कहलाएगा, यही लिखता हूं मैं आप लोगों को। विभवांतर क्या कहलाएगा, जल्दी से बोलो। जब सेल से धारा ली जा रही है तब इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभव में अंतर विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर के लिए क्या लिखोगे,
जब सेल से धारा प्रवाहित होती है तब सेल के सिरों पर उत्पन्न विभव में अंतर सेल का विभवांतर कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है बच्चों, ध्यान रखना। तो विभव और विभवांतर मैंने आपको बता दिया है कि कैसे विभव लिखा जाता है, कैसे विभवांतर होता है, और क्या विद्युत वाहक बल होता है, और इन दोनों में अंतर भी क्या होता है, और सेल के अंदर किस तरह से प्रक्रिया होती है, थोड़ी सी बात वो भी मैंने आपको यहाँ पर समझाई है। अब आगे चलते हैं। तो ये हुआ आपका विभव और विभवांतर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चन देखते हैं छोटे छोटे से। फॉर एग्जाम्पल, ये ए और ये बी, 20 वोल्ट 4 ओम, और करंट आ रही है ए से, आई बराबर 2, आई बराबर 2। तो बताइए ए और बी के बीच में कितना विभवांतर होगा। वी ए बी पूछेगा। क्या पूछेगा वो? वी ए। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। माइनस प्लस कैसे लगा रहे हैं? दिमाग से। ये इसको बड़ा डंडा प्लस, थोड़ा डंडा माइनस। करंट गया तो ये प्लस और ये माइनस, ए से बी तक जाएंगे तो क्या होगा बताओ। वी ए माइनस प्लस से माइनस, हायर से लोअर, -20, माइनस से प्लस प्लस, प्लस 4 दूना 8 बराबर वी बी। कितना आ गया पहले बच्चों? वी ए माइनस वी बी बराबर 12 वोल्ट। डन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। ये ए और ये बी, ये 10 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 20 वोल्ट, ये 1 ओम। इसमें करंट ऐसे जा रहा है 2 ओम। कितना जा रहा है? 2 एम्पियर, नॉट द 2 ओम। तो क्या पूछेगा? वी ए बी के बीच में विभवांतर कितना आएगा? हाँ भाई, विभवांतर निकाल लें। क्या करेंगे? ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। प्लस माइनस दिमाग लगाओ, प्लस माइनस में दिमाग लगाओ। एकदम सही लिखा है ना? सही लिखा है सर। वी ए, चलो वी ए माइनस से प्लस बड़ा, प्लस का 10, माइनस से प्लस बड़ा, प्लस का 2 2 4, ठीक। प्लस से माइनस घटा, -20, माइनस से प्लस बड़ा, 1 × 2 कितना हो गया? वी = होता है ना यार, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। तो कितना हुआ? 2 × 1 यानी कि 2, यानी कि प्लस का 2 बराबर वी बी। तो वी ए 10 और 4 14 और 2 16, 16 - 20 बराबर वी बी। कितना हो गया ये? वी ए -4 वी बी। तो वी ए माइनस वी बी बराबर कितना हो गया? 4। एकदम आसान है। विभवांतर सर्किट में किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में निकाला जा सकता है, लेकिन विद्युत वाहक बल केवल और केवल सेल के सिरों पर निकाला जाएगा।
ये भी अंतर है विभवांतर और विद्युत वाहक बल में। तो अब आप बात समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये ए और ये बी, 2 ओम, 4 ओम, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट और करंट ऐसे आ रहा है I बराबर 10 एम्पीयर मान। अब करंट ऐसे गया, ठीक। तो करंट ऐसे गया तो हमें चिन्ह लगाने में ध्यान रखना है। क्या करना है हमें? चिन्ह लगाने में। ये आपका प्लस, ये माइनस, बैटरी में तो क्या ध्यान रखना है? ये माइनस और ये प्लस। ये 4 ओम, ये ऐसे जा रहा है तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। ये ऐसे जा रहा है तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। अरे हुआ नहीं हुआ? हुआ। यहां से स्टार्ट करो। VA प्लस से माइनस, पोटेंशियल गिरा 10, ये कितना 40 माइनस 40, ये बढ़ा कितना प्लस 5 और ये गिरा कितना हुआ 20, यानी कि माइनस का 20 बराबर कितना हो गया VB। तो ये VA माइनस 50 और 20, 70 प्लस 5 बराबर VB। तो VA माइनस VB बराबर कितना हो गया 65 वोल्ट। ठीक है। अच्छा, आप यूं जाओगे तो आप अपने साइन ऐसे लिखोगे, आप यूं जाओगे तो अपने साइन ऐसे लिखोगे। पोटेंशियल के जो साइन लिखने हैं आपको वो धारा के अनुसार लिखने हैं। किसके अनुसार लिखने हैं? धारा के अनुसार। क्लियर एकदम से बात? यहाँ तक आपको बात अच्छे समझ में आ गई हो। ऐसे अब मैं कितने एग्जाम्पल ले सकता हूँ? एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो ये 20 वोल्ट है तो ये P पॉइंट है तो VP निकालो। VP कितना आएगा? ये 10 वोल्ट, ये 2 ओम और धारा ऐसे जा रही है 10 एम्पियर। ठीक है। ऐसा नहीं, सर्किट लाइन ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। आप जब डायग्राम देखोगे इसको तो आपको बहुत अलग अलग डायग्राम चाहिए। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20। चलो यहाँ चलते हैं। धारा ऐसे जा रही है तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस। चलो आगे। 20 प्लस से माइनस गिरा, माइनस का 20, माइनस से प्लस बढ़ा, प्लस का 10 बराबर कितना आया VP। ये कितना हो गया आपका? ये गया VP बराबर 10 वोल्ट। VP बराबर कितना आ गया आपका 10 वोल्ट। अब यहां से उल्टा जाओ, कितना आएगा ये VP। मान लो मैं यहां से ऐसे जाता हूं तो कैसे लिखूंगा? VP प्लस से माइनस, माइनस 10 घटा, माइनस से प्लस बढ़ा, प्लस का 20 बराबर कहाँ पहुंच गया? 20 पे पहुंच गया। कितना हो गया ये VP? माइनस 10 प्लस 20 यानी कि प्लस का 10 बराबर 20। कितना हो गया ये VP बराबर अगेन 10 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं चाहे आप यूं चलें चाहे आप यूं चलें तो दोनों से आपके आंसर सेम आएंगे। माइनस प्लस की बिल्कुल भी गलती होनी नहीं चाहिए वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 18002121 1821 799 18002121 799।